संवाद से मिलता जुलता दिख रहा था कि पानी पे बात कर रहे हैं आप स्वच्छता पे बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ा पीछे एक बड़ा साइंस, एक विज्ञान, एक कला उसके पीछे विकसित हो रही, जो गोरे साहब कहते थे कि इसके पीछे एक समाज शास्त्र है। अप्लाइड सोशियोलॉजी उन्होंने कहा कि आप तब तक नहीं समाज को समझ सकते हैं या नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं जब तक उस समाज की आप लोक नीति और उसके समाज शास्त्र को लेकर नहीं चलेंगे। तो एक शब्दों में कहूँगा कि जहाँ जहाँ मैं देश में घूमा और जहाँ जहाँ मैंने नीतियों को देखा कि एक ही जिले में एक नीति बहुत अच्छी चलती है, दूसरी फेल हो जाती है। ये उसके पीछे मैंने एक नया टर्म कॉइन किया है, उसका नाम मैंने रखा है डिस्पर्स्ड ऑटोनॉमी, जहाँ पर डिस्पर्स ऑटोनॉमी हो जाती है। आई हैव डन सम रिवीजन, क्लासिक वेबेरियन आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट पे कुछ मैंने किया है, जिसकी चर्चा कम्युनिटी वॉरियर में भी की थी और आगे के बेसिकल्स में मैंने की है कि किस तरह से एक ही जगह पर एक ही प्रशासन में ऑटोनॉमी डिस्पर्स हो जाती है। तो जहाँ ऑटोनॉमी ज़्यादा मिल जाती है लोक नीति को चलाने के लिए, वहाँ पे स्वच्छता चल जाती है और बाकी सारे नरेगा नहीं चलेंगे, आपको पीटीएस नहीं चलेगी। और जैसे आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश का जो अभी लाडली बहन या बहनों के बारे में या महिलाओं के बारे में जो स्कीम चल रही है डीबीटी, मुझे शुरुआती दौर याद है कि जब पहली बार मैं केंद्र सरकार में डीबीटी को लेकर प्रेजेंटेशन किया तो मुझे बड़े अजीब ढंग से देखा कि ये कोई डायनासोर होगा, मालवा से आया होगा या डायनासोर के अंडे लेके आया है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। और आज देखिए उस डीबीटी की मदद से हम उन्हीं जगह पर बाकी हमारी स्कीमें नहीं चलेंगी, लेकिन हमारी ये स्कीम चल जाएगी जो महिलाओं से जुड़ी हुई या स्त्रियों से या लड़कियों से जुड़ी हुई स्कीम जुड़ जाएगी। तो ये जो डिस्पर्स ऑटोनॉमी है, इसको समझने के लिए रणदीप कोठारी और रमेश गोरे साहब ने हमें वापस लाकर सिविल सोसाइटी से जोड़ा। तो पूरी किताब जो हमारी है और जिसका मैंने किया संपादन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्लोबल सिविल सोसाइटी, तो इस पर मैंने विस्तार से चर्चा की है कि इसका क्या कारण हो सकता है कि हम अपने मतलब एक दूसरे ढंग से ब्यूरोक्रेसी के रोल को और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, जो क्लासिक तरीका है लोक नीति को समझने का और लोक नीति को पढ़ाने का जो क्लासिक तरीका था, वो बहुत हद तक जैसा मैंने कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ था, जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाते थे। आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हमेशा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हुए नजर आते थे, और नहीं तो इकोनॉमिक्स से जुड़ के आता था। तो हम जो आप अब आज के दौर में जो हम चीज़ों को देख रहे हैं और जो लोक नीति को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में, आज जब मैं लौट कर वापस आता हूँ और अपने देश में पिछले करीब करीब 20 सालों से ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे प्रोफेसर परशुरामन, और वही बड़े विशिष्ट लोक नीति से जुड़े हुए प्रोफेसर थे, वो पॉपुलेशन स्टडीज से आए थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और हम दोनों एक दूसरे को कहा करते थे कि मतलब ऐसा तो अब मुझे कोई वाइस चांसलर जब मिलता है, सर्च कमेटी में रहने का मौका मिला है, उस बड़ी कुर्सी पे बड़ा खतरा नजर आता है, जिससे मुझे परशुरामन की याद आती है। वो कहते थे कि कभी वाइस चांसलर मत बनना, हाँ वाइस चांसलर सेलेक्ट जरूर करना, देश को जरूरत है बहुत अच्छे अच्छे वाइस चांसलर की। तो ऑन द डिस्क्लोजर नोट आई हैव डन समथिंग एंड आई एम स्टिल इन्वॉल्व्ड, बट उसका कारण ये था कि हम सभी एक बैकपैक पब्लिक पॉलिसी थे कि पीछे बैग लेकर सीधा दौड़ के मैंने जितने भी काम अभी किए हैं, मैं अभी किसी को कह रहा था कि कम से कम 200 जिले में जाने का मौका मिला है मुझे। तो ये करीब करीब 15 साल के बाद थोड़ी बहुत थकावट हो गई है। लोक नीति में काम करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हम जमीन से जुड़े रहें, और ये जमीन से जुड़े रहने का काम रणदीप कोठारी ने शुरू किया था, लोकायन से शुरू किया था, और ये पॉलिटिकल साइंस में रेवोल्यूशन से कम नहीं था। मतलब जो उस दौर से आते हैं जब एक बड़ा ब्रह्मांडिकल सेटअप था लोक नीति में कि हम सभी प्लानिंग कमीशन में अपने अपने आइवरी टावर से काम कर लेते थे। पॉवर्टी पर बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई, सब मेरे गुरु हैं, विशिष्ट विद्वान है, आज भी उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, और मालवा की धरती पर हूँ महाकाल के सामने, लेकिन अपनी किताबों में मैंने उसकी चर्चा की है, बड़े बड़े नामों की भी चर्चा की है, लेकिन उसमें किसी को फील्ड से, किसी को जमीन से कोई मतलब नहीं था। और ये जमीन से नहीं जुड़े रहने की जो परंपरा है, इसे हम भारतीय लोक नीति की सबसे बड़ी फेलियर रही है। और ये समझ मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में
अगर हम ये देखें, और जैसा हमारे कुलिग्स ने कहा भी है पॉलिटिकल साइंटिस्ट में, कि अभी जो 20 से 25 साल है और उसमें किसी रिजीम की ये खास बात नहीं है, 10 साल इधर के और 10 साल उधर के भी है। मैं पीछे नहीं बहुत दूर जाऊंगा, आजकल पार्लियामेंट में उसकी बहुत चर्चा हो रही है, मैं उतने दूर तक नहीं जाऊंगा। और लेकिन ये जो 20 साल का जो हमारा है, ये भारत में लोक नीति का दौर है। मैंने कहीं लिखा भी है कि, और अपने लेखों में इसकी चर्चा करता हूँ, कि जिस भारत को मैंने बनते देखा, चाहे वो विकसित भारत है या समृद्ध भारत है, शक्तिशाली भारत है जो 2047 में बनेगा, ये पिछले 20 साल के अंदर भारत पूरी तरह से एक लैब ऑफ लोक नीति बना है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए बना है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमारे पास हो रही हैं, जो मॉडल हम विकसित कर रहे हैं, इसको हम यूरोपीय परंपरा से नहीं समझ सकते हैं, और अमेरिकी परंपरा से जो थोड़ी बहुत हमें समझ आती है उसको मैंने आपके सामने रखा है कि ये किस तरह से सिविल सोसाइटी के साथ जुड़ता गया। हमारी सिविल सोसाइटी, और जिस तरह से रजनी कोठारी MS गोरे साहब ने हमें सिविल सोसाइटी को समझाया, ये भी कल्पना हमसे थोड़ी अलग है दूसरे यूरोपीय और अमेरिकी से। तो आखिरी में मैं आपके सामने कुछ भारतीय परंपराओं के बारे में और भारतीय लोकनीति के बारे में रखना चाहता हूँ, जो मेरे अपने काम करने का जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने महात्मा गांधी पहले ये जब मैं गया था, और बाकी चीज़ें किताबों में कुछ चर्चा करेंगे, ये कैसे नरेगा से महात्मा गांधी बना है, ये नाम की कमेटी में मैं खुद था और बहुत सारी बातें किताब में चर्चा होगी। फिर NRL किस तरह से वो लाइवलीहुड मिशन बना महिलाओं की, और इन सारी चीज़ों की कैसे चर्चा होती है। तो मूल रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि जो खास बात हमारी है, हमारे लोकनीति की खास बात है, जो अमेरिका से बिल्कुल अलग है, लॉसवेल से बिल्कुल अलग है, और यूरोप से बिल्कुल अलग है, वो है संघवाद, फेडरलिज्म। केंद्र में जो हमने काम किया, और जो मुझे जो मेरी किताब पर भी काम है, जो मैं लास्ट माइल वेलफेयर जिसे कह रहा हूँ, उसमें मुझे याद है कि कई लोगों ने कहा कि आप वेलफेयर स्टेट की आप कल्पना करते हैं, लोग कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं, तो वो कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है, उसकी जो टाइपोलॉजी आई है आपके पास, SPN एंडरसन की टाइपोलॉजी को मैंने रिवाइज किया है, वो यूरोप से आती है। और यूरोप में फेडरलिज्म जो है विकसित नहीं था भारतीय लोकतंत्र की तरह। अमेरिका का जो फेडरलिज्म है और हमारी फेडरलिज्म में फर्क है। हमारी असिमेट्रिक फेडरलिज्म है, जय यतीन जी ने और सब लोगों ने बहुत लंबा काम किया है उस पर। तो हमारे पब्लिक पॉलिसी, हमारी लोक नीति के केंद्र में, उसे बनाने में और उसके क्रियान्वयन करने में, जैसे नरेगा आप ले लें, NRLM ले लें, कोई भी PDS ले लें, उसकी सफलता और असफलता पे कहना, उसे मैं मिडिल क्लास फिक्शन मानता हूँ। कि जब भी मैं किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में बोलने जाता हूँ, तो अक्सर बात ये होती है कि आपकी स्कीम फेल होती है, आपसे कोई काम नहीं होता है। तो उसके केंद्र में उनको ये फेडरलिज्म की समझ नहीं है कि कई राज्यों में आप देखें कि हमारी बहुत सारी स्कीम है। जैसे आप, मैं याद है उन दिनों छत्तीसगढ़ जाया करता था, और छत्तीसगढ़ की जो सबसे खास बात मुझे नजर आती थी, वो उनका PDS था। आप देखिए छत्तीसगढ़ का PDS, तमिलनाडु का PDS पूरी दुनिया के लिए मॉडल है। बाकी चीज़ें छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं था और चीज़ें नहीं हो रही थी, उसको समझने के लिए मैंने ये डिस्पर्स ऑटोनॉमी नामक एक कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी मैंने बिल्ड की टू अंडरस्टैंड दैट। तो विभिन्न राज्यों के अनुभव को मैं आपके सामने साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आखिर में जो हमें दिखाई देता है, जो मैंने मॉडल अभी बनाया है और उसको समझने की कोशिश मैंने की है, उसमें एक खास तरह की ऊर्जा होती है, एक विशिष्ट ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा ब्यूरोक्रेसी को भी प्रभावित करती है। और ये लास्ट माइल मैं कहता हूँ कि ये जो सारा काम जो हमारे संघवाद या फेडरलिज्म में हो रहा है, वो लास्ट माइल में होता है। हमारी नीतियाँ जितनी बेहतर बनती हैं और हमारी नीतियों का जो ढांचा जो इतनी बेहतरी से बनता है, कुछ हम सब लोगों ने काम किया है उस पर, और हमारे उसके सामने जो सबसे बड़ा चीज़ आता है, जैसे हार्वर्ड के कई हमारे मित्र हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट, वो जब भी आते हैं फील्ड वर्क करने के लिए तो अचंभित हो जाते हैं
अचंभित हो जाते। पैट्रिक हेलर ने एक बहुत चर्चित किताब लिख रखी है केरला पे, जब आप पढ़ के उसे देखें। केरला को भी एक लैब माना जाता है, सोशल डेमोक्रेटिक लैब माना जाता है, जहाँ पर सारी नीतियाँ चलती है, ज़मीन से जुड़ती है, पंचायत से जुड़ती है, और उसकी ऊर्जा नीचे से पीपल्स से आती है, लोगों से उसकी ऊर्जा मिलती है। जहाँ ये ऊर्जा और ब्यूरोक्रेटिक मशीन के बीच में सामंजस्य हो जाता है, जिस एरिया में, वो स्कीम सफल होती है। ये तकरीबन देखिए, मुझे याद है कि अभिजीत बैनर्जी बिहार में जब उनको नोबेल प्राइज मिला, तो उन्होंने कहा कि चीज़ें बड़ी सरल होती है, वो एक वन लाइनर होती है कि गरीब को अगर आपने मॉस्किटो नेट दे दिया, तो समझिए कि अब उसको अगर आपने अच्छा पानी दे दिया, मतलब हाइजीन दे दिया, उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। So to remove poverty and to fight poverty and elevate poverty, you don't have to do, magical act, magical act. Little small things in terms of implementation will take care of the problems on the ground. और इसके पीछे जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है, पहली बात मैंने आपको लास्ट माइल फेलियर के बारे में बताया कि लास्ट माइल फेलियर जो है हमारे सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे फेडरल सिस्टम में। और ये हमारा जो ढांचा ऐसा बना हुआ है, ये मैं थोड़ा सा प्रोवोक करने के लिए भी कह रहा हूँ कि खास करके हम हमेशा लगता है कि जब हम एक बास्केट में पॉलिसीज को देखते हैं, तो उसमें सैकड़ों पॉलिसी नज़र आती है। अभी मैं सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड प्रोग्राम्स और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स पे काम कर रहा हूँ, तो उस बास्केट में से चीज़ें निकलती जाती है कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैंने एक टर्म कॉइन किया है, उसका नाम है पोलीमॉर्फिक। पोलीमॉर्फिक होता है, इट मीन्स दैट वेरिएशन, हिंदुस्तान में वेरिएशन बनी रहेगी, चाहे आप इसकी कितनी भी कोशिश कर लें। वो चुनाव में भी वेरिएशन बने रहेंगे। एक पार्टी पूरे यत्न इस पे ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, ज़्यादा उनका बड़ा काम है इस पे मेरे से, और कि कभी एक की सरकार 28 राज्यों में नहीं होगी, ये आप मान के चलिए। उसी तरह से अगर हमारे पास 100 पॉलिसीज हैं, 100 पॉलिसीज भी है, all policies cannot be simultaneously implemented and in equal measure, cannot be। ये बड़ा पैराडॉक्स हमारे पॉलिटिकल थियरी में है। जिस तरह से हम राज्य की कल्पना करते हैं, जिस तरह से हम सिविल सोसाइटी की कल्पना करते हैं, उसमें ये पैराडॉक्स है। वही पैराडॉक्स हमें धीरे धीरे बदलता भी जा रहा है। जैसे आजकल मैंने एक टाइपोलॉजी बनाई है, फ्रॉम क्लाइंटेलिज्म टू